बात करेंगे वो शब्द और शब्द बात करें पाठ्यक्रम की, तो पूरे शब्द हमारे सिलेबस में नहीं है, सभी शब्द हमारे सिलेबस में नहीं है। जो है उन्हीं की बात करेंगे, जो नहीं है उनका केवल संकेत दूंगा कि ऐसा भी होता है, एक आइडिया सा रहे। ठीक है, तो बात आरंभ करते हैं हमारे बिंदु शब्द विचार। एक डाल दीजिए शब्द विचार क्या होता है, किसे कहा जाता है, सारी बातें मैं करने वाला हूं। भाषा या व्याकरण के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 अंग है ना। अच्छा, हमने ये भी जाना था कि इनमें सबसे छोटा कौन? वर्ण। सबसे बड़ा कौन? मध्य कौन? और अर्थ के आधार पर सबसे छोटा कौन? शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटा कौन? और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा कौन? लिखित रूप में सबसे छोटा कौन? यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी थी। अब इस वर्ण को परिभाषित करने के लिए हमने जाना था कि जो ध्वनि होती है इसे कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। इस ध्वनि का जो रूप है वह कौन सा है? मौखिक। और यदि ध्वनि को लिख दिया जाए तो मैं कहूँ ये ध्वनि का हमें कौन सा रूप प्राप्त हो जाएगा? लिखित रूप प्राप्त हो जाएगा। कौन सा रूप प्राप्त हो जाएगा? लिखित रूप प्राप्त हो जाएगा। तो हम परिभाषित करना चाहें वर्ण को तो क्या कहेंगे? भाषा का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि। और उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। बात आती है शब्द कैसे बनेगा, तो वर्णों के योग से क्या बनेंगे और शब्दों के योग से क्या बनता है। एक सीक्वेंस में चलते हैं, ये एक क्रम से चलेंगे। सबसे पहले क्या बनता है? वर्ण। वर्ण के बाद शब्द। शब्द से, या मैं अवरोही क्रम में बताऊं, गद्य क्रम में, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य। वाक्य किससे बनता है? शब्द किससे बनता है? हमारा बिंदु कौन सा है? तो शब्द किसे कहेंगे? परिभाषा का संकेत मिल रहा है हमें। शब्द का निर्माण किससे होगा? वर्ण से होगा। किससे होगा? कैसे होगा? कि जब कम से कम 2 या 2 से अधिक वर्ण, जब कम से कम 2 या 2 से अधिक वर्ण इस प्रकार से जुड़े कि जुड़ने के बाद कोई अर्थ प्रदान करते हो। जुड़ने के बाद कोई क्या प्राप्त होता है? हमें अर्थ प्राप्त होता है। मान लीजिए वर्ण जुड़ तो रहे हैं लेकिन कोई अर्थ प्रदान नहीं कर रहे, वर्ण जुड़ तो रहे हैं लेकिन कोई अर्थ प्रदान नहीं कर रहे, तो उसे शब्द भी नहीं कहा जाएगा। शब्द उसे ही कहा जाएगा कि वर्णों का योग ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई अर्थ प्राप्त होता हो। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, ये क्या है दोस्तों? वर्ण है। ये क्या है दोस्तों? वर्ण है। व्यंजन भी है और स्वर भी है। ये सबको जोड़ूंगा। देखो, कै में ए जोड़ेंगे तो कै पूरा। संधि में जोड़ना तोड़ना सीख चुके आप। मैं उसी क्रम से पढ़ा रहा हूं कि एक बिंदु हमें अगले बिंदु के लिए सहायता देगा। मैं में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ले में जोड़ेंगे तो कमल। एक पुष्प का नाम भी हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम भी होता है या नहीं होता? इसका मतलब कै, मैं और ले, ये तीनों वर्ण जो व्यंजन वर्ण हैं, ये जुड़कर अपना कोई अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो इसको मैं परिभाषा में कैसे बोलूंगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा योग जो जुड़ने के बाद अपना अर्थ प्रदान करता है, तो इसी इकाई को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब मैं इसको परिभाषा के शब्दों में बांधकर बोलना चाहूंगा। तो परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितने? 2 या 2 से अधिक वर्णों का कैसा योग होना चाहिए? सार्थक योग होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग कैसा हो? सार्थक हो। सार्थक, इसमें नई चीज यही है। योग का मतलब जोड़ना कितने वर्णों को? 2 या 2 से अधिक को। सार्थक का मतलब क्या होता है? सहयोग अर्थ के। सहयोग अर्थ के, यहाँ पर सह उपसर्ग जुड़ा हुआ है और सह उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? साथ। क्या होता है? साथ। या अपन कह सकते हैं सहित। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सहित कह सकते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों का अर्थ सहित जुड़ना। 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा जुड़ना कि कोई अर्थ निकलता हो, तो ऐसा जुड़ना क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यदि वर्ण जुड़ रहे हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द भी नहीं होगा। वर्णों का सार्थक संगठन, वर्णों का सार्थक योग, वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द। और यदि वर्णों का योग करते समय कोई बदलाव हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संधि। समझ में आ गया ना? क्योंकि हम परिभाषा यही पढ़ते आए थे संधि की। वर्णों के योग को संधि कहते हैं। वर्णों का योग तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यदि बदलाव हो जाए तो संधि है, बदलाव नहीं होगा तो संधि नहीं है। क्यों? बदलाव हो या न हो, वर्ण जुड़ेंगे तो शब्द तो बनेगा ही बनेगा। संयोग से भी तो शब्द बनता है ना। आवश्यक तो नहीं सदैव वर्णों का जुड़ना ही आपको बदलाव दे। जैसे दुकानदार, पान वाला, ठेले वाला, ये शब्द जुड़ रहे हैं, वर्ण जुड़ रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता। इसका मतलब संधि के लिए तो बदलाव होना चाहिए और शब्द के लिए क्या है? अर्थ आना चाहिए। शब्द के लिए आवश्यक क्या हो गया? अर्थ आना चाहिए। तो शब्द विचार में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कि शब्द किसे कहा जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लिखना आरंभ करो। 2 या 2 से 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक वर्णों का 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग। अब इस पूरी लाइन में केवल यही काम की बात है, वर्णों का सार्थक योग। इसको अंडरलाइन कर दो। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे
ये वाला स्ट्रक्चर पूरा उतार दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा के लिख देना कमल। पढ़ सकता हूं आगे? ये वाला स्ट्रक्चर उतार देना है। उसके बाद क्या लिख देना है? कमल। दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा योग जो अर्थ प्रदान करता है क्या कहलाता है? शब्द। इसी में एक नई लाइन लिख दीजिए फैक्ट के रूप में। क्या? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां हैं? दो। एक तो है शब्द और एक वाक्य। अब शब्द और वाक्य में छोटा कौन हुआ? शब्द। तो हम क्या लिख देंगे? यह अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई होगी। यहां तक की बात क्लियर? अब बोर्ड पे ध्यान दो। ये तो हमने जाना है कि शब्द क्या होता है, परिभाषा कदापि नहीं पूछेगा। पूछता क्या है? सुनिए, इस शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति। उसके बाद में हम इनकी पढ़ेंगे क्या? व्युत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ। क्या पढ़ेंगे? अर्थ। और उसके बाद में पढ़ेंगे इनका बदलाव। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? बदलाव। ये चार बिंदु ही होते हैं शब्द विचार में, और इन चारों बिंदुओं में आपका लगभग 80% पाठ्यक्रम है। अब आप कहोगे कि सर इनमें से तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी उत्पत्ति शब्द हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, व्युत्पत्ति शब्द भी नहीं लिखा हुआ, अर्थ भी नहीं लिखा हुआ, और विकार या बदलाव भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसे उत्पत्ति की बात करें तो शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 वर्ग होते हैं, 5 भाग होते हैं, जिनका नाम तत्सम। बोलो है या नहीं है? तद्भव है या नहीं है? देशज है या नहीं है? संकर और विदेशी। इस प्रकार से जो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार जो शब्दों के हैं वह हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है। उसके बाद आता है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। परिचय मैं आपको इनका भी दूंगा, इनका भी हल्का सा हिंट दूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे समास और उपसर्ग प्रत्यय के लिए महत्वपूर्ण होगा। समास, उपसर्ग और प्रत्यय के लिए शब्दों की व्युत्पत्ति आवश्यक है। अर्थ हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है, विलोम अर्थ, पर्याय अर्थ, एक अर्थ, युग्म, इस प्रकार से। फिर आता है बदलाव। बदलाव में केवल 2 प्रकार, एक आता है बदलाव वाले विकारी और एक आएगा कौन सा? अविकारी। अविकारी आपके सिलेबस में नहीं है, केवल कौन से हैं? विकारी। के कौन से हैं? विकारी। विकारी में आपके आता है संज्ञा है या नहीं है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल कि पढ़ना क्या चाह रहे हैं, एक पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस का हमारा जो आइडिया ले रहे हैं, कौन कौन से बिंदुओं पर इस बिंदु के अंतर्गत मैं वार्ता करने वाला हूँ। अब इन शब्दों को हम बदलेंगे तो इस बदलाव के लिए 4 इकाइयां होती हैं। एक होता है काल, है, लिंग हमारे पाठ्यक्रम में है, वचन हमारे पाठ्यक्रम में है, और कारक यदि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी लेते हो तो है। तो ये चारों चीजें हमें पढ़नी है, ये चारों चीजें हमें पढ़नी है, ये 5 चीज हमें पढ़नी है। समझ में आ रहा है या नहीं? इन सब की बातें करेंगे तो ये शब्द बिंदु पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे किस पर? समास, उपसर्ग और प्रत्यय पर। फिर आपके बचेगा केवल वाक्य से संबंधित बिंदु। ये व्याकरण का पाठ्यक्रम हमारा पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। आरंभ करूं आगे? एक सिलेबस का आइडिया नहीं होता, क्या पढ़ रहे हैं। जैसे मैं व्युत्पत्ति पढ़ाऊं, पाठ्यक्रम में है ही नहीं, समय व्यतीत करते चले, उसका फायदा आना ही नहीं है। कहीं आपको एक प्रश्न नहीं मिलेगा, क्यों पढ़े? लेकिन जरूरत है इसका सामान्य सा परिचय देने की, क्योंकि हमें समास, उपसर्ग और प्रत्यय में यहाँ से मदद मिलेगी। तो आप हेडिंग डालिए, शब्द की परिभाषा लिख दी, इसे कहा जाता है। अब लिखिए शब्दों के प्रकार। यहीं से मैं आगे जोड़ता चलूंगा इस बिंदु को। शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। प्रकार में सबसे पहला आधार लिखो उत्पत्ति या स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब ये शब्द क्या है? आगे क्वेश्चन लिख देना 5। DSSSB, दिल्ली कर्मचारी चयन बोर्ड के सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया गया। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 5। विद्यार्थी को ये पूछता ना कि तत्सम तत्व, ये जो शब्द हैं कुल कितने प्रकार होते हैं, तो इनके बता देते कि तत्सम, तत्व, देशज, विदेशी, संकर होता है। और ये नाम दे दिया, ये किताबों में नहीं मिलता। हम शब्द पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं तो सीधे आते हैं शब्द तत्सम, तत्व, देशज, विदेशी और संकर। यह नहीं बताता ये प्रकार किस आधार पर है। प्रश्न यही उठ लिया। इसी को तो कहते हैं ऊपरी ऊपरी प्रश्न आ जाना। ये ऊपरी प्रश्न है, इसको हम ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे उत्पत्ति आपके सामने लिखा, और जब तक मैंने बताया नहीं था कि इसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों की मैं बात करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए भी ये शब्द नया था, अनजाना था। समझ में आ रहा है? अब ये क्यों पढ़ा जाता है हिंदी में, क्या होती है उत्पत्ति, वो जानिए। हिंदी का विकास क्रम हमने जाना था कि हिंदी भाषा जो बनी है वह मूल भाषा संस्कृत का ही विकास है। किसका विकास है? संस्कृत से हिंदी बनने के मध्य देखो वेदिकाई, लौकिकाई, उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद आती है प्राकृत भाषा, और उसके बाद कौन सी आई थी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ये प्रकार कौन सा था? सौर सेनी। और उसी का प्रूफ क्या है?
एक हिंदी का विकास क्रम है। हिंदी का क्या है? विकास क्रम है। इसे दूसरे उदाहरण से समझो। हम आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति पढ़ते हैं। विज्ञान विषय में आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति पढ़ते हैं। मतलब कुछ लक्षण ऐसे हैं जो माता पिता की पीढ़ी से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते चलते हैं। आपने जन्मजात या आनुवंशिक रोग भी पढ़े होंगे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी में पुनः अपने लक्षण प्रदर्शित कर देती हैं। जैसे कैंसर भी एक आनुवंशिक या हम कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली बीमारी मानी जाती है। समझ में आ रहा है? तो आनुवंशिक लक्षणों की जिस प्रकार से वंशानुगति होती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी तो आनुवंशिक लक्षण ही है ना। ये संस्कृत का रूप कहाँ था? वैदिक में। अब वैदिक भी एक संस्कृत है और लौकिक भी क्या है? संस्कृत है। अब ऐसा तो है नहीं कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो। वर्तमान हिंदी से इसे जोड़ें। हिंदी में बोल रहा हूँ और हिंदी ही मैं लिख रहा हूँ। हिंदी आप भी बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो किताबों में हिंदी लिखी होती है उसमें और जो हम बोलते हैं उसमें जरा सा फर्क होता है। होता है या नहीं होता? होता है। लेकिन कुछ फर्क होने के साथ साथ कुछ समानता भी होती है। होती है या नहीं होती? होती है। इसका मतलब एक भाषा दूसरी भाषा से पूर्णतः अलग नहीं होती, उससे कुछ न कुछ क्या रखती है? संबंध रखती है। संस्कृत के दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक। लौकिक भाषा की वंशज भाषा कौन सी है? पाली। तो ऐसा तो है नहीं कि इस संस्कृत भाषा से जब पाली भाषा बनी तो संस्कृत के सभी शब्दों पे पेन लग गया। ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। संस्कृत के शब्द पाली भाषा में भी आ गए। ठीक है। फिर क्या हुआ? पाली भाषा से प्राकृत भाषा बन गई। तो जो शब्द पाली भाषा में संस्कृत के थे, जैसे संस्कृत के 100 शब्द यहाँ आ गए, इनमें से 90 शब्द कहाँ पहुंच गए? प्राकृत में। कहाँ पहुंच गए? प्राकृत में। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द पाली में आ गए, फिर पाली में कुछ रुक गए, कुछ प्राकृत तक पहुंच गए, कुछ प्राकृत में रुक गए और कहाँ तक पहुंच गए? अपभ्रंश में पहुंच गए। ठीक है। और अपभ्रंश का एक प्रकार कौन सा है? स्वर से नहीं, तो वो चल के कहाँ गए? हिंदी में। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आज भी हम देखते हैं हिंदी भाषा में संस्कृत के लक्षण दिखाई देते हैं। दोहित्री जो होती है उसमें नानी के लक्षण हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? क्यों? नानी के लक्षण माँ में और माँ के लक्षण पुत्री में दिखाई दे रहे हैं। आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति है। हाँ, हूबहू सभी लक्षण ट्रांसफर नहीं हुए, पर कुछ हद तक या कुछ कम रहे हों, लेकिन है जरूर। समझ में आया कि नहीं आया? वही बात यह तो है कि ये नानी और पूर्व की नानी तो है ये। तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे ही कहाँ तक पहुंच गए? हिंदी तक पहुंच गए। उन शब्दों को नाम दिया गया दोस्तों तत्सम। कौन सा नाम दिया गया? तत्सम। यानी श्रोत का मतलब होता है पैदाइश। हिंदी भाषा में शब्दों की पैदाइश कहाँ से हुई? तो पहला पैदाइश तो हमने ले लिया कि हिंदी जहाँ से पैदा हुई वहां से शब्द भी पैदा हो गए। हिंदी कहाँ से आई है? मूल रूप में संस्कृत से। तो बताओ, संस्कृत से अगर हिंदी भाषा बनी है, भाषा क्या होती है? वर्ण, शब्द और वाक्य का संगठित रूप। भाषा के तीन ही तो अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों का समाहित रूप ही क्या है? भाषा। इसका मतलब तत्सम शब्द कहाँ से आए? संस्कृत से आ गए। कहाँ से आ गए? संस्कृत से। एक चीज अभी मैं पूरा बताऊंगा इसको, केवल मैं नाम लिख रहा हूँ। अब कुछ ऐसे शब्द थे जो संस्कृत से हिंदी तक आते आते परिवर्तित हो गए, उनमें बदलाव आ गया, तो उन्हें नाम दिया गया क्या? तद्भव नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तद्भव। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में यहाँ के हिंदी भाषा भाषी व्यक्तियों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत भाषाओं के उसमें शामिल कर दिए, उन्हें कहा जाता है क्या? देशज। कुछ शब्द हमें विदेशी से प्राप्त हो गए, उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी। और कुछ शब्द हमारी जैसे की आदत रही है जोड़ तोड़ करके बात बना देने की, है नहीं जुड़ती तो भी जबरदस्ती जोड़ ली, उन्हें कहा गया संकर। उन्हें क्या कहा गया? संकर। केवल दोस्तों हमें नाम पता चला है, क्या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब बात करता हूँ एक एक की। आपने ये हेडिंग थोड़ी डाल रखी है, डाल रखी है ना? अब आराम से एक बार इनको समझो ये है क्या चीज, क्योंकि हमारे पूरे पाठ्यक्रम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें केवल एकमात्र बिंदु यही होता है जिसके उदाहरण असीमित हैं और हमें उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार अभ्यास में लाना पड़ता है। लेकिन उनके कुछ लॉजिक होते हैं कि तुक्का भी लगाओ तो सही जाए, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। कारण क्या होता है कि हम वही चुने, वो बेस बताऊंगा आपको इन शब्दों का। सुनिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कौन से शब्दों की? तत्सम की। कौन से शब्दों की? तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द क्या होते हैं? ध्यान दीजिए। पहले मैं बताऊंगा व्याकरणिक परिभाषा, वास्तविक परिभाषा जो तत्सम की होती है। क्या मूल भाषा किसे कहा गया? संस्कृत को। मूल भाषा किसे कहा गया? संस्कृत को। लास्ट वाली पंक्तियों में बैठे मेरे दोस्त आवाज आ रही है ना? शिविरता तो नहीं कर रहा, हम सब पर वैसे लगना चाहिए कि हाँ वाह क्या बात है, खुशी हुई मुझे। तो मूल भाषा किसे कहा गया? संस्कृत को। परिभाषा बोल रहा हूँ, शब्द से सुनना, रटने की आवश्यकता नहीं है, कदापि नहीं पूछता। जो चीज नहीं पूछता मैं बता दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप कोष्टक में से लिख लो, याद नहीं करना, ऐसा भी नहीं। समझने के लिए जरूरी भी है, समझने के लिए जरूरी भी है। परिभाषा बता रहा हूँ, तत्सम होता क्या है? मूल भाषा यानी संस्कृत, मूल भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए। मूल भाषा यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तित किए हिंदी में बोले, लिखे, पढ़े जाते हैं। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना बदलाव के हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? तत्सम। उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम। अब देखो जैसे तत्सम कौन कौन से हैं, कैसे आए?
हम मुहावरे और लोकोक्तियों में बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने शब्द क्या लिया? प्रत्यक्ष। इसका जैसे ही संधि विच्छेद किया तो मुझे पता चलता है कि अंत में क्या आता है? इसे अक्ष या अक्षी। यह अक्षी शब्द तत्सम है। अक्षी शब्द क्या है दोस्तों? तत्सम है। अक्षी जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तद्भव होगा क्या? आंख। क्या होगा? आंख। हमने हिंदी में लाइन बोली थी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो प्रत्यक्ष में हम क्या बोल गए? अक्षी बोल गए। क्या बोल गए? अक्षी। ऐसा शब्द तो जैसा संस्कृत में है, जैसा संस्कृत में है वैसा का वैसा कहाँ आ गया? हिंदी में आ गया। वैसा का वैसा कहाँ गया? हिंदी में। यह तो एक बेसिक सा उदाहरण लिया मैंने, बेसिक सा उदाहरण लिया। मेरा 5वीं कक्षा का रिजल्ट आया, उसके बाद तो ऐसे हालात नहीं बने जब तक बीएड में नहीं पहुंच गया। 5वीं कक्षा का रिजल्ट आया, मैं घर जाता हूँ और माँ को कहता हूँ, माँ मैं फर्स्ट डिवीजन, बहुत अच्छे से समझना, मैं फर्स्ट डिवीजन प्रथम स्थान आया हूँ। स्थान हिंदी, ये अंग्रेजी, ये प्रथम क्या है? आज भी बोलते हैं नहीं? फर्स्ट डिवीजन प्रथम स्थान बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये प्रथम शब्द क्या बोल दिया? संस्कृत। मूल भाषा का ऐसा शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होता है, जैसा वो संस्कृत में है वैसा ही हिंदी में प्रयोग में लेते हैं, तो उसे क्या कहा गया? तत्सम कहा गया। उसे क्या कहा गया दोस्तों? तत्सम कहा जाता है। बताओ यह बात समझ में आई क्या कि तत्सम क्या है? अब तद्भव एक बार और सुनो, फिर दोनों के तुलनात्मक उदाहरण लूंगा। तद्भव क्या होगा कि यदि कोई संस्कृत का है और हूबहू यदि हिंदी में आ गया तो तत्सम, और वही शब्द यदि हिंदी में आते आते सरल हो जाता है, उसका थोड़ा रूप बदल जाता है, उसका हम अर्थ के रूप में ग्रहण करने लग जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं फर्स्ट डिवीजन पहले स्थान पर आया हूँ, मैंने कहा आंखों देखी बात को किसी सबूत की या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अक्षी की जगह मैंने क्या बोल दिया? आंख। अक्ष की जगह मैंने क्या बोल दिया? आंख। मैंने प्रथम की जगह क्या बोल दिया? पहला। मैंने क्या बोल दिया? पहला। कि कक्षा में मेरा पहला स्थान है, मैंने प्रथम नहीं बोला, तो प्रथम का रूप क्या बदल गया? पहले में। अक्ष की जगह मैंने क्या बोल दिया? आंख। तो मूल भाषा के, सुनना आप गौर से, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। और मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव दोनों शब्द संस्कृत के ही हैं, लेकिन तत्सम में तो है जैसे कि तैसे, और यहाँ पर कैसे हैं? बदल के बाद। आप ये नहीं कहोगे हिंदी के शब्द, हिंदी के शब्द तो देशज में आएंगे दोस्तों। हिंदी के किस में आएंगे? देशज में। यह हिंदी वर्जन होता है संस्कृत शब्दों का। तद्भव हिंदी क्या होता है? वर्जन होता है। अर्थात तत्सम का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तत्सम का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। उदाहरण से समझो, जैसे हमारे राजस्थान को हम माने कि एक तो जयपुर है संस्कृत, ठीक है, और जोधपुर है हिंदी, ठीक है। जयपुर को तो मैंने क्या मान लिया? संस्कृत। जोधपुर को क्या मान लिया? हिंदी। बुरा मत मान जाना जोधपुर वालों। हाँ, जोधपुर को हमने क्या माना? हिंदी। और जोधपुर के निवासी हैं हिंदी के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, और जयपुर के निवासी हैं संस्कृत के शब्द। जयपुर के निवासी क्या हैं? संस्कृत के शब्द। मैं जयपुर से हूँ, मैं जैसा जयपुर में था, मतलब जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसा ही यहाँ रहूं, बिना अपने व्यक्तित्व में, बिना अपनी बोलचाल में, बिना अपने रहने के ढंग में कोई परिवर्तन किए। जैसा मैं संस्कृत में था वैसा का वैसा ही हिंदी में रहता हूँ। तो बताओ मैं कौन से शब्दों में गिना जाऊंगा? तत्सम में गिना जाऊंगा। तो समझ में आया क्या? एक शहरी संस्कृति में पला बड़ा व्यक्ति ग्रामीण अंचल में जाने के बाद भी शहरी तरीकों को नहीं छोड़ रहा, शहरी तौर तरीकों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है, तो हम कहते हैं शहरी है। संस्कृत का ऐसा शब्द जो बिना बदलाव के हिंदी में आता है वह क्या है? तत्सम। फिर मैंने देखा कि यहाँ जो रहन सहन का तरीका है, बोलचाल का जो तरीका है वह जयपुर से अलग है, तो मैंने अपने आप में भी क्या किए? परिवर्तन किए। अपने आप में भी क्या किए? परिवर्तन किए, और यहाँ के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं परिवर्तित हो रहा हूँ। मैं क्या बन जाऊंगा? तद्भव। शहरी संस्कृति में पला बड़ा व्यक्ति ग्रामीण अंचल में बिना बदलाव के रहता है तो तत्सम, और वह ग्रामीण परिवेश के अनुसार अपने आप को बदल लेता है तो वो क्या बन जाएगा? तद्भव। दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं तद्भव होंगे, और नहीं बदलते तो तत्सम होंगे। नहीं बदलते तो क्या होंगे? तत्सम होंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अब अंतर कैसे करें? काम की बात तो यहाँ है, परिभाषा नहीं पूछना। वो क्या देगा? विकल्पों में शब्द दे देगा और पूछ लेगा दिए गए विकल्पों में तत्सम है, दिए गए विकल्पों में तत्सम नहीं है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। 3 तत्सम दे दिया, 1 तद्भव दे देगा, 3 तद्भव दे देगा, 1 तत्सम दे देगा। अंतर कैसे करेंगे? जानिए पहला तरीका। क्या? केवल इन दोनों में अंतर करना बता रहा हूं। तत्सम शब्द होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? संयुक्ताक्षर के प्रयोग से। पहला तरीका पहचान का, ये बहुत काम की बातें हैं, आपको परीक्षा में सहायता इन्हीं से मिलेगी। प्रश्न इन्हीं तरीकों से हल होते हैं। मान लो मैं 50 उदाहरण आपको लिखवा दूं और वहां पर 51वां शब्द आ गया, तरीका मैंने बताया नहीं, तो आप तो खुश हो जाओगे कि सर 50 उदाहरण दे दिए, लेकिन तरीका मैंने नहीं दिया, तो आप जवाब दे सकते हो क्या? नहीं। मैंने 2 शब्द ही बताए लेकिन तरीका दे देता हूँ, 5 से 4 शब्द आ जाए, तरीका लगाओ, आंसर दे दोगे। समझ में आ रहा है? हमें टेक्निक पढ़नी है, क्यों? रटना नहीं है, सीखना है। तो पहला तरीका आया क्या कि संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बनने शब्द अधिकांश मतलब ज्यादातर क्या होते हैं? तत्सम। एक बात। दूसरी चीज आपको याद आ रहा है क्या? मैंने एक जिक्र किया था अयोगवाह में,
अनुस्वार का, क्या था ना, अनुस्वार का, याद आ रहा है? अनुस्वार के प्रयोग से बने शब्द भी क्या होते हैं? तत्सम। क्यों? इस अनुस्वार का तद्भव रूप होता है अनुनासिक। क्या होता है दोस्तों? अनुनासिक। ये तो है अनुस्वार। अरे भाई संधि में बताया था मैंने, लाइन के ऊपर बिंदी, लाइन के ऊपर बिंदी, तो वो शब्द तो क्या हो जाएंगे? तत्सम। और किसी के ऊपर और कौन कोई लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए, क्या लग जाए दोस्तों? चंद्र बिंदु, जिसको हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो अनुस्वार के प्रयोग वाले तो क्या हो जाएंगे? तत्सम। और चंद्र बिंदु वाले क्या हो जाएंगे? तद्भव। जैसे समझना, जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे थे अक्षी, बताओ ये संयुक्त अक्षर इसमें आया कि नहीं आया? आ गया। बात करता हूं अनुस्वार की, जैसे मैंने लिखा मेरा कक्षा में पंचम स्थान है, यह अनुस्वार है या नहीं है? तत्सम। फिर मैं कहूं मेरा पांचवां स्थान है, अब बताओ ये तद्भव है या नहीं है? समझ में आ रहा है? अनुस्वार के प्रयोग से बना शब्द तत्सम और अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। आगे की बात, री, ये संस्कृत की मूल ध्वनियों में गिना जाता है। री हमारी हिंदी में दोनों नहीं चलते, एक ही चलती है ना, इसलिए इसे कहा जाता है संस्कृत की मूल ध्वनि। तो री की मात्रा यदि किसी शब्द में जुड़ी हुई हो, ध्यान से समझ लेना, री की मात्रा जैसे लिखा हुआ है कृष या कृष्ण, री की मात्रा जुड़ी हुई है, तो री स्वर जहां भी जुड़ा हुआ होगा वह शब्द निश्चित रूप से क्या होगा? तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। कितनी सहूलियत मिल रही है, समझ में तो आ रहा है? ये तो मैंने केवल दो में अंतर बताया। अब जो परीक्षा में चार विकल्प होते हैं उनमें कुछ विकल्प देशज के भी होंगे, संकर के भी होंगे और विदेशी के भी होंगे। अब इनको हम पढ़ेंगे तो इनकी शर्तें और जानेंगे। केवल पहले इन दोनों से संबंधित बातें लिखना आरंभ करेंगे। लिखिए तत्सम में, तत्सम शब्द पहला लिखो, तत्सम शब्द। और इसमें लिखिए मूल भाषा, कोष्टक में लिख देना संस्कृत। लेखन की थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे दोस्तों, समझ में आ जाए ना तो फास्ट लिखा करो। मूल भाषा यानी संस्कृत के वे शब्द, अब टीप टीप के लिखने का तो काम है नहीं, अब तो मैं बोल बोल के लिखाऊंगा सारी बातें। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के, अर्थात अर्थात बिना कोई बदलाव के, बिना कोई बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अब कुछ उदाहरण लिखने हैं, जैसे अक्षी, प्रथम। अब इस प्रकार की गिनती आ जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम, ऐसे कितनी भी गिनती आए वो सब इसमें जाएंगे तत्सम में। हस्त बोलते हैं ना, हस्तलिखित, हस्त, हस्ती, उष्ट्र, उष्ट्र आदि। अब लिखो तद्भव शब्द। तद्भव में क्या होगा? रूप बदल जाएगा, है ना? तो लिखिए मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते, मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, अर्थात या तो लिखने वाले ना काम की बात आएगी, अर्थात सरल हो जाते हैं, सरल हो जाएंगे वो, अर्थात सरल हो जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है? जैसे अब इन्हीं शब्दों का तद्भव रूप लिखना है, जैसे आंख, पहला, हाथ। अब हस्त और हस्ती में देखो एक मात्रा बढ़ाई है, एक की मात्रा बढ़ा दी, अर्थ में भी मात्रा बढ़ा देंगे, हाथी। उष्ट्र का क्या होता है दोस्तों? ऊंट। क्या होता है? ऊंट। ये उदाहरण हमारे लिए याद करने की नहीं है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे रूप कैसे बदला। अब आते हैं विशेष, ये काम की बात है, विशेष यानी कि नोट, और विशेष का पहला बिंदु, विशेष का पहला बिंदु लिखिए इसमें संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर के प्रयोग से, संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः, मतलब ज्यादातर, संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। ठीक है?
संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। किसमें होता है दोस्तों? तत्सम शब्दों में होता है। अनुस्वार का प्रयोग कहां होगा? तत्सम शब्दों में होता है। इसी में लिख दीजिए अनुनासिक। अनुनासिक अनुस्वार का तद्भव रूप माना जाता है। अनुस्वार का कौन सा रूप है दोस्तों? तद्भव रूप माना जाता है। अनुस्वार का तद्भव रूप माना जाता है। अनुनासिक जो है वो इस अनुस्वार का कौन सा रूप है? तद्भव रूप माना जाता है। अर्थात अनुनासिक का प्रयोग, अनुनासिक का प्रयोग कभी तत्सम शब्दों में नहीं होता। अब समझ में आया क्या कुछ? कि यदि किसी, सुनना है, लिखते भी चलो सुनते भी चलो, कि यदि किसी शब्द पर चंद्रबिंदु लगी हुई हो तो वह शब्द कभी भी तत्सम नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि यह अनुस्वार का तद्भव रूप है, हिंदी का विकसित स्वर है, हिंदी ने स्वयं ने बनाया है। संस्कृत में चंद्रबिंदु थी ही नहीं, तो बताओ जो चीज संस्कृत में थी नहीं उसका प्रयोग संस्कृत में कैसे होगा? नहीं हो सकता। यही वजह है कि तत्सम शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग कदापि नहीं होता। अनुनासिक के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है, बिंदी का प्रयोग होता है, चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, एक आगे की पंक्ति और लिख दीजिए इसी में। तद्भव शब्दों की तुलना में, तद्भव शब्दों की तुलना में अगला बिंदु बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो ना। तद्भव शब्दों की तुलना में, तद्भव शब्दों की तुलना में तत्सम शब्द, तद्भव शब्दों की तुलना में तत्सम शब्द बोलने, पढ़ने व लिखने में क्या होते हैं दोस्तों? कठिन होते हैं। तद्भव शब्दों की तुलना में तत्सम शब्द बोलने में, पढ़ने में और लिखने में क्या होते हैं? कठिन होते हैं। आंख और अक्षी, तो अक्षी कठिन हुआ, आंख सरलता से बोला गया। उष्ट बोलने में कठिन, ऊंट हर कोई बोल रहा है, तो बोलने में, पढ़ने में और लिखने में क्या होंगे? सरल होंगे। ऊंट में आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, यहाँ पर क्या लगी हुई है? चंद्रबिंदु। ये कभी तत्सम नहीं हो सकता। क्या हो गया? तद्भव हो गया। कुछ समझ में आया क्या? संयुक्त अक्षर देखो, यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये देखो संयुक्त अक्षर है, प्र, प और रे, प्र और रे, यहाँ पर नहीं है। तो अधिकांश संयुक्त अक्षरों का प्रयोग तत्सम में होगा, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में होगा, अनुनासिक का प्रयोग तद्भव में होता है, कभी तत्सम में नहीं होता। वे शब्द जो बोलने पढ़ने में कठिन लगते हैं, लिखने में कठिन लगते हैं, वो तत्सम होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगला आता है देशज शब्द। अगला क्या आता है दोस्तों? देशज शब्द। ये क्या होगा? जानो इसके बारे में। शब्द को समझो, इस शब्द में सारी चीजें छुपी है। देश है जय, देश योग जय। जय का मतलब जन्म लेने वाला। कल ही मैंने बताया था पयोज में, याद आ रहा है? पयोज, पय है मतलब प्लस जय, जल में जन्म लेने वाला, कमल का पर्यायवाची। तो देश में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ऐसा शब्द जो देश में जन्म ले रहा है, देश में जन्म ले रहा है तो मैं कह सकता हूं क्षेत्रीय भाषाओं का होगा। देश में जन्म ले रहा है तो आंचलिक भाषाओं का होगा, जिसको हम आड़ू भाषा बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? राजस्थान की ही बात की जाए, मैं बार बार उदाहरण लेता हूं इस प्रकार का। कौन सा? ढूंढाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, शेखावाटी है, आपके हाड़ोती वाला है, आपके मेवाड़ी भाषा का क्षेत्र है। ये तो हो गया मेवाड़ी, हाड़ोती, मारवाड़ी, ये भाषाएं के क्षेत्र हैं। शेखावाटी। अब एक बात आप समझना, एक बात समझना, जैसे हम सब मारवाड़ी क्षेत्र में हैं, मारवाड़ के रहने वाले हैं, तो हमारी क्षेत्रीय भाषा कौन सी हो गई? मारवाड़ी। हमारा एक मित्र चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र में रहता है, उसकी भाषा कौन सी होगी? शेखावाटी। एक दिन हम क्या करते हैं, जोधपुर रेलवे स्टेशन जो है वहां मिलन हो जाता है, हम मारवाड़ी भाषा बोल रहे हैं और वो शेखावाटी भाषा बोल रहा है। यदि हमें मारवाड़ी बोलने वाले को शेखावाटी नहीं आती और शेखावाटी वाले को मारवाड़ी नहीं आती, तो बताओ विचारों का आदान प्रदान करने में मजा आएगा क्या? हम बात सुनने से ज्यादा तो ये पूछने लग जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बताना चाहता था अपना हाल और हम उसको शब्दकोश पूछने लग गए। क्यों? क्योंकि शेखावाटी भाषा हमारे लिए अपरिचित है, अनजानी है, अनदेखी भाषा हो गई। मारवाड़ी भाषा को वह नहीं समझ पा रहा, शेखावाटी भाषा को हम नहीं समझ पा रहे। फिर क्या करते हैं हम? एक कॉमन भाषा काम में लेंगे, क्या? हिंदी बोल रही। लेकिन आपने कभी नोट किया होगा, और कहीं मत जाओ, मेरा हिंदी बोलने का और आपका हिंदी बोलने का तरीका अलग है या नहीं है?
आरंभ की कक्षाओं में मुझे इस दुविधा का सामना भी करना पड़ा था कि सर आप शुद्ध हिंदी के शब्दों को प्रयोग में ज्यादा लेते हैं, कृपया आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज काम में लिया करें ताकि हम भी समझ सकें। बात यह नहीं कि शब्दकोश मजबूत है, बात यह है कि भाषा का जो स्लैंग होता है, लहजा, भाषा का जो लहजा होता है वह अपना पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? शेखावाटी भाषा कर्णप्रिय होती है, ब्रज भाषा सुनने में मधुर लगती है। खड़ी बोली हिंदी कर्कश लैंग्वेज हो गई, ज्यादा देर तक सुनने के बाद परेशान हो जाएंगे। लेकिन ब्रज भाषा को आप लगातार सुनते रहो, सूरदास के पद कितने ही पढ़ लो, सूरदास के पद कितनी देर तक पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं आती, मजा ही आता है, रस उनमें बहुत है। क्यों? ब्रज में लिखे हैं। उन्हीं की तुलना में अवधी भाषा की बात करें, रहीम की, तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने जो अवधी भाषा में आपके रामचरितमानस लिख दिया, उसे पढ़े तो ब्रज की रचनाएं, ब्रज भाषा की रचनाओं की तुलना में अवधी भाषा हमारे लिए कम ग्रहणीय होती है। क्यों? क्योंकि उसमें खड़ी बोली का पुट मिलता है। आधुनिक काल की आज की कविताएं हम पढ़ते हैं, उनमें कोई अलंकार ही नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तो सब पढ़े हुए हो, बादल राग, अरे बादल राग कविता कौन कौन नहीं पढ़ा हुआ? नए पुराने सभी के पाठ्यक्रमों में थी, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों में चलती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग है। हे बादल बरसो गरज गरज कर, हे बरसो बादल, इसमें एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, छोटी बड़ी ऐसे होता था, मतलब कोई लाइन का आता पता नहीं है। ये कविता और एक कबीर के पद पढ़े, उसकी कविता ज्यादा प्रभावी कौन सी हुई? कबीरदास जी वाली। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाषा अपना मूल भाव कभी नहीं छोड़ती, भाषा अपना मूल भाव कभी नहीं छोड़ती। तो मारवाड़ी वाला मित्र और शेखावाटी वाला मित्र बात करने के लिए कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। लेकिन हम नोट करते हैं कि मारवाड़ी भाषा भाषी जो व्यक्ति है वह हिंदी भाषा बोलेगा उसमें, और शेखावाटी भाषा भाषी जो मित्र है वह शेखावाटी भाषा बोलेगा उसमें। कुछ न कुछ शब्द ये अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं का है, जो हाड़ौती अंचल का है, मेवाड़ी अंचल का है, मारवाड़ी अंचल का है या शेखावाटी अंचल का है, और इस आंचलिकता के प्रभाव की वजह से ही, आंचलिकता का जो प्रभाव था, इस प्रभाव के कारण कहां आ गया? हिंदी में आ गया। क्षेत्रीय भाषाओं के, आंचलिक भाषाओं के, या हम कहें किसी क्षेत्र विशेष की बोली का कोई शब्द उस अंचल के प्रभाव के कारण यदि हिंदी में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द क्या कहलाएगा? देशज कहलाएगा। मनगढ़ंत शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के निश्चित होते हैं। इनका कोई समय भी नहीं होता। कई शब्द ऐसे होते हैं जो आएंगे और चले जाएंगे। ट्रेंड बताऊं, चंद दिनों पहले एक कजोड़ शब्द फेमस हुआ था। कजोड़ पीछा पटक पड़ा है, कहीं नहीं सुना था? कजोड़ शब्द फेमस हुआ, चंद दिनों तक आया, चला गया। एक थोड़े दिनों पहले शब्द आया था बिंदास, जो हर गाड़ी वाला, हर ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने ग्लास पे लिखवा लेता है, गाड़ी पे लिखवा लेता था बिंदास। क्या मतलब है इसका? कोई शब्दकोश नहीं है। कबाड़ा, क्या है कबाड़ा? गड़बड़, गड़बड़ाहट। और बताओ, हम एक शब्द बोलते हैं खुरपा, जानते हो क्या होता है? खुरपा बोलते हो ना सब? अरे भाई इस शब्द से तो परिचित हो। खुरपा शब्द बनता है खुर में प्रत्यय जुड़ा हुआ है पा। खुर होता है जानवरों का नाखून, जानवरों के नाखून को क्या कहा जाता है? खुर। जानवर जब चलते हैं तो मिट्टी खुद सी जाती है, खुरपा भी उसी प्रकार का काम करता है। एक शब्द बोलते हैं फावड़ा, कुदाली नहीं बोलते, देशज में कौन सा बोलते हैं? फावड़ा। हिंदी बोल रहे हैं, अरे जरा फावड़ा लेके आना, फावड़ा लेकर आना, कुदाली लेकर आना नहीं, फावड़ा लेकर आना। कुदाली बोल देंगे तो बच्चा नहीं समझेगा क्या लाना है। समझ में आ रहा है मेरा कहने कहां से? अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो उस अंचल विशेष के प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? कौन से होते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के? हिंदी में क्यों आए? आंचलिकता के प्रभाव की वजह से आए। ठीक है, अब बात आती है अगले प्रकार की, विदेशी। इसी को हम कहते हैं विदेशज। अब समझ जाओगे, देशज में नया और जोड़ दिया क्या? वी, और वी का मतलब होता है अन्य। देशज का मतलब देश में जन्म लेने वाले, और वी का मतलब अन्य देश में जन्म लेने वाले। शब्दों का खेल है दोस्तों, हिंदी भाषा शब्दों का खेल है। अब जितने भी बिंदु हम पढ़ने वाले हैं अंगुलियों पे आ जाएंगे। साधारण वार्तालाप से, वास्तविकता बता रहा हूं, 4 घंटे केवल मनोयोग से सुन लो, एक शब्द नहीं लिखो तो भी मैं आपको पूरा सिलेबस दिमाग में सेव करके चला जाऊंगा। बात यह है, सब चीजें टेक्निकली हैं। विदेशी, विदेशी को ही मैंने क्या कहा? विदेशज। देखो देशी का मतलब देश का, ये तो देशी है मतलब देश का है। वी उपसर्ग का अर्थ होता है क्या? अन्य, ये अन्य देश का है। विदेशज, देशज का मतलब होता है देश में जन्म लेने वाले, और वी का मतलब होता है अन्य देश में जन्म लेने वाले। अब देश में जन्म लेने वाले कौन कौन से हो गए? देशज शब्द हमारे भारत में जन्म ले रहे हैं, तत्व शब्द हमारे भारत में जन्म ले रहे हैं, और तत्सम शब्द हमारे भारत में जन्म ले रहे हैं। तो मैं ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। वे शब्द जो संस्कृत के नहीं, वो हिंदी के नहीं, और क्षेत्रीय भाषाओं के नहीं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को छोड़कर, हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाएंगे? विदेशी कहलाएंगे। मैंने हिंदी को क्यों छोड़ा? आप कहते हो कि सर हिंदी भारत की भाषा है इसलिए छोड़ दिया। नहीं, इंडोनेशिया में हिंदी बोली जाती है। अब वो इंडोनेशिया की हिंदी है तो आप उसको विदेशी नहीं कह सकते, इसलिए मैंने वर्ग बांट दिया कि हिंदी चाहे कहीं भी बोली जाए। श्रीलंका में भी हिंदी बोली जाती है, नेपाल में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है, भारत के पड़ोसी राज्यों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब हिंदी को छोड़ दो, संस्कृत को छोड़ दो, और हमारे भारत देश की क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को छोड़ दो। तो हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को छोड़कर दूसरे देशों का कोई भी शब्द होगा वह क्या कहलाएगा? विदेशी। कारण आता है क्या कि सर ये विदेशी शब्द हिंदी में क्यों आए? ये विदेशी शब्द हिंदी में क्यों आए? थोड़ा सा डेप्थ बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डायरेक्ट हमारे पाठ्यक्रम का बिंदु है दोस्तों, बहुत गहराई से पढ़ना है इसको।
प्रश्न मिलता है, विदेशी हिंदी में क्यों आए? सबसे पहला कारण रहा राजनीतिक कारण। कौन सा रहा? राजनीतिक कारण। क्या है राजनीतिक कारण? वो सुनो। हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रांताओं का शासन रहा है, विदेशी शक्तियों ने यहाँ शासन किया है। हम पढ़ते हैं इतिहास में कि सबसे पहले यहाँ पर यूनानी आते हैं। सबसे पहले कौन आए? यूनानी आए, सिकंदर है, यूनानी आए। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आए शक, यवन, कुषाण। कुषाणों के सामंत में कौन आ गया? आपका गुप्त काल आ जाता है। यवन, शक और कुषाणों से ठीक पहले यहाँ पर कौन से थे जो मगध पर शासन करते हैं? नंदवंश को हराकर मौर्य काल रहा। बीच में कौन आ गए? ब्राह्मण वंश के ठीक बाद शक, यवन और कुषाण। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो कौन रहा? यूनानी, फिर क्या आ गए? शक, फिर आ गए कौन? यवन, फिर आ गए कौन? कुषाण। ठीक है, कुषाणों के बाद में कौन आ गया? गुप्त काल। कौन आता है? गुप्त काल। धीरे धीरे गुप्त काल का प्रभुत्व आधिपत्य क्या होता है? समाप्त। और कौन आ जाती है? तुर्की। कौन आते हैं? तुर्की। उसी में आपके आते हैं अरबी यात्री, और अरबी यात्रियों के साथ साथ शासक आने लग जाते हैं। कौन से? मुस्लिम। कौन से आने लग जाते हैं? मुस्लिम। और मुस्लिमों के बाद में आ जाती है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात कौन आए? ईसाई। इसके अलावा जो चंद समय के लिए आए और चले गए, कौन? डच और पुर्तगाली। ये विदेशी शक्तियां हमारे भारत में आई हैं। आई है या नहीं आई है? अच्छा, एक चीज आप बताओ रे, किसी क्षेत्र पर आप लगातार 100 साल तक शासन करोगे तो क्या वहां की संस्कृति पर उस शासन का प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जैसे अब इन सभी के साहित्य से तो हम परिचित नहीं है, एक हाल ही के साहित्य की बात करता हूं। ईसाई अर्थात अंग्रेजी। अंग्रेज जब यहाँ पर थे तो उन्होंने यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई मिशनरियां बुलाई थी या नहीं? ईसाई मिशनरियों का काम क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथों को हिंदी भाषा में अनुवादित करवाया ताकि भारतीय लोग उसे पढ़ सके और ईसाई धर्म को अपना सके। लेकिन आपको पता है, जैसे वहां पर लिखा हुआ है क्या? पोप का नाम, पोप या पादरी का जो भी नाम है वह क्या है? एलन है, एलन। अब इस एलन को तो एलन ही लिखेंगे। जॉर्ज केरी है, जॉर्ज केरी। अब इस जॉर्ज केरी को हिंदी में थोड़ी लिखेंगे। वे जॉर्ज शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का है। जॉर्ज शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का है। शिक्षण विधियों में हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण अनुवाद विधि। एक भाषा की व्याकरण को दूसरी भाषा में अनुवादित करके पढ़ाना व्याकरण शिक्षण की अनुवाद विधि कहलाती है। लेकिन अनुवाद विधि में यही तो दोष होगा क्या? कि सभी शब्द अनुवादित नहीं किए जा सकते। सभी शब्द अनुवादित नहीं किए जा सकते। आप मेरा नाम लो, जैसे मैं कहूं मेरा नाम आशीष है। अब आपसे कहा जाए क्या कि इसे अंग्रेजी में अनुवादित करके पढ़ाओ, तो आप इसको ब्लेसिंग थोड़ी लिख दोगे। आप इसको ASH लिखोगे तो आशीष ही रहा ना। मतलब नाम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, नाम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बताइए, हिंदी भाषा में ईसाई धर्म ग्रंथ अनुवादित तो हो गए, लेकिन कुछ अंग्रेजी के शब्द जैसे ईसाई धर्म ग्रंथों में थे वैसे के वैसे कहाँ रह गए? हिंदी में। बताओ राजनीतिक कारण समझ में आया कि नहीं आया? और इसी के साथ साथ मैं कह दूं कि एक धार्मिक कारण भी रहा। कौन सा रहा? धार्मिक कारण भी रहा। राजनीतिक कारणों का वर्तमान उदाहरण नरेंद्र मोदी महोदय विदेश यात्राओं पर जाते हैं बहुत सारे कारणों से। वो अपने साथ द्विभाषिया लेके जाते हैं। थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाओ दोस्तों। द्विभाषी विधि भी हमारे शिक्षण विधियों में है। द्विभाषी विधि। अनुवादक लेके जाते हैं, अनुवादक, ट्रांसलेटर जिसे आप कहते हो। वह क्या करता है? अमेरिकी भाषा के शब्दों को सुनेगा, हिंदी भाषा में अनुवादित करके मोदी जी को बताता है। मोदी जी के हिंदी भाषा के शब्दों को सुनेगा और उनको अनुवादित करके ट्रंप साहब को बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह दोनों देशों की भाषाओं को सुन रहा है। वही द्विभाषिया भारत में आया। तो वहां उसने अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द सुने, वह भारत में यदि उनका प्रयोग कर रहा है तो बताओ राजनीतिक कारण से विदेशी शब्द आया कि नहीं आया? आया। और समझो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मेक इन भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि नहीं है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारी विदेशी कंपनियों को हम भारत में आमंत्रित भी करते हैं। रेड टोपिज्म को प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उद्यम स्थापित करने की स्वीकृति दी जा रही है ताकि यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हो सके और भारत विकासशील से विकसित के स्थान पर आ सके। तो एक बात बताइए, विदेशी कंपनी यहाँ आ रही है, विदेशी कर्मचारी यहाँ आएंगे, तो बताओ उनके साथ उनकी संस्कृति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो बताओ राजनीतिक कारण हुआ क्यों नहीं हुआ? अच्छा, इसी के साथ साथ मैं कहूँ सामाजिक कारण। मेरे चाचा इराक रहते हैं, फुल फैमिली इराक रहते हैं। 20 साल का उनका वीजा बना हुआ है। 20 वर्ष बाद वो यहाँ आ जाएंगे। वहां की संस्कृति से वो परिचित हुए कि नहीं हुए? समाज की लघुत्तम इकाई परिवार होती है, वो परिवार अब भारत में रहने लग गया। बताओ इराकी या उर्दू भाषा के शब्द वो प्रयोग में लेंगे कि नहीं लेंगे? ये कौन सा कारण होता है? सामाजिक कारण होता है। हम बहुत प्रकार के विदेशों से व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, वो कौन सा कारण होता है? आर्थिक। रुपये को आप डॉलर बोलने लगे, डॉलर में आप अपनी मुद्रा का व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो वह कौन सा कारण हुआ? आर्थिक कारण हुआ। अनेक कारण है। शब्द कौन सा है? विदेशज। ऐसा कोई भी शब्द जो हिंदी, संस्कृत और देशज के अलावा या क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा दूसरे देश की भाषा का है और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक कारणों से हिंदी में प्रयुक्त होने लगा, तो उन शब्दों को क्या कहा जाएगा? विदेशी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विदेशी कहा जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई क्या? अब इसको परिभाषा को पुनः सुनिए। वे शब्द जो हिंदी, संस्कृत और देशज भाषाओं के नहीं है, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक कारणों से दूसरे देशों की भाषाओं का यदि कोई शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द क्या कहलाया? विदेशी। एक फैक्ट कारण तो यह है। कुछ और वजह भी है कि विदेशी शब्द यहाँ आ गए। क्यों आए? देखो, कई शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी वाले शब्दों की तुलना में क्या होंगे? सरल। क्या होंगे? सरल होते हैं। जैसे हमें बोलना था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, अब हमें पता है रेलवे स्टेशन हिंदी का नहीं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाता है? लोहे पथ गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। इतना बड़ा नाम हो गया।
लोहे पथगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। ये लोहे के रास्ते पर जाने वाली के आने और जाने की जो आराम जगह होती है उसे रेलवे स्टेशन कहा गया। अब इतना बड़ा नाम बोलेंगे लोहे पथगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल, तो समय भी ज्यादा लगेगा। सामने वाला पता नहीं इस अर्थ से परिचित है या नहीं है, उसके समझ में ही नहीं आए, भाई तू कहाँ खड़ा है, लोकेशन भेज दे, मैं तो नहीं जानता जोधपुर में ये जगह कहाँ है। और उसको कहते रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, ठीक है वहीं रुकाया। बोलने में क्या हो गए, सरल। आपको बोलना है डॉक्टर, बोल दिया। हमें बोलना है चिकित्सक, बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि लगातार व्यवहार में प्रयोग में नहीं लेते। यही वजह हो गई कि डॉक्टर हमारे लिए सरल हो गया और चिकित्सक बोलना हमारे लिए क्या हो गया, कठिन हो गया। धूम्रपान की वस्तुओं में जैसे सिगरेट शब्द बोलते हैं, सिगरेट शब्द, श्वेत वस्त्र धारिणी धूम्रपान दंडिका, याद ही नहीं रहे, पान वाला ही मना करते नहीं मिलती। समझ में आया क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्दों की तुलना में व्यवहार में ज्यादा प्रयोग में लेने से या लगातार प्रचलन में रहने के कारण क्या हो गए, सरल लगने लगे और उन्हें हमने अपना चुके हैं। बहुत बार बोलते हैं, वृद्धजनों के मुख से भी सुना होगा, लाइन से बैठ जाओ। ये लाइन क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कतारबद्ध या पंक्तिबद्ध तो नहीं कहा ना, लाइन से बैठ जाओ, ये लाइन शब्द समझ में आ रहा है। तो ये शब्द क्या होते हैं, सरल भी होते हैं। अब बात आती है सर पहचानेंगे कैसे, सर पहचानेंगे कैसे? तो देखो विदेशी शब्दों की कुछ मोटी मोटी पहचान आपको बता देता हूँ क्या क्या होती है। सबसे पहली बात, क्या मैंने आपको एक स्वर बताया था, विदेशी स्वर, अर्धचंद्र बिंदु, याद आ रहा है? डॉक्टर, हॉस्टल, हॉस्पिटल, नॉलेज, कॉलेज, इस प्रकार के शब्द, अर्थात इसे कहा जाता है अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्धचंद्र बिंदु, या आप कह सकते हो विदेशी स्वर। तो अर्धचंद्र बिंदु के प्रयोग से कोई शब्द बना हुआ है तो ये शब्द ही विदेशी है, स्वर ही विदेशी है, तो पूरा शब्द भी क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। एक बात, विदेशी व्यंजन होते हैं, देखो क, ख, ग, ज और फ, ये 5 वर्ण हैं। इनसे पहले ये बिंदी लगा दी जाए तो इसे कहा जाता है नुक्ता। क्या कहा जाता है दोस्तों? नुक्ता चिन्ह। ये अरबी फारसी के बन गए। कौन सी भाषा के बन गए? अरबी फारसी के। अब शब्द आ जाए जैसे कर्ज, अखबार, गजल, जबरन, फर्ज है, इस प्रकार के शब्द आते हैं जिसमें किसी भी वर्ण के पहले नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाता है, तो वो चिन्ह ही अरबी फारसी का है, तो शब्द भी कौन सी भाषा का हो जाएगा, अरबी फारसी भाषा का हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द जिनका अंग्रेजी उच्चारण, अब बहुत अच्छी बात है, ऐसे शब्द जिनका अंग्रेजी उच्चारण ही उनका अर्थ माना जाता है। अंग्रेजी उच्चारण कैसे, जैसे BUS, उच्चारण क्या हो गया, बस, और अर्थ भी क्या लिखते हैं, बस। वे शब्द जिनका अंग्रेजी उच्चारण ही उनका अर्थ माना जाता है, तो ये शब्द भी क्या होंगे, विदेशी होंगे। क्या होंगे, विदेशी होंगे। स्टैंड, STAND, स्टैंड, ठहराव स्थल नहीं बोल रहे हैं हम, स्टैंड को स्टैंड बोल रहे हैं, स्टैंड को हम स्टैंड ही बोल रहे हैं। RAILWAY है, रेलवे, क्या बोल रहे हैं, रेलवे बोल रहे हैं या रेलवे बोल रहे हैं। कोई आप, रेल क्या होती है, RAIL, रेल, ये रेल हम बोलते हैं, रेल कहा जाता है जो लोहे की एंगल होती है उन्हें, और हम इसी उच्चारण को इनका अर्थ बोल रहे हैं, तो क्या हो गया दोस्तों, विदेशी होंगे। क्या होंगे, विदेशी होंगे। अब पूरी कहानी को पुनः सुनो। तत्सम और तद्भव के बाद हमने अगला शब्द लिया, कौन सा, देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के होते हैं। कौन से होते हैं, आंचलिक भाषाओं के होते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या आंचलिक प्रभाव के कारण कहां प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में। अर्थात क्षेत्रीय या आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, देशज कहलाते हैं। विदेशी किसे कहा जाता है, हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय शब्दों को छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक कारणों से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी कहलाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई क्या? लिखो इसको, देशज, और इसमें लिखिए देशज में क्षेत्रीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो, क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो आंचलिकता के, क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण, आंचलिकता के प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देशज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे गड़बड़, गड़बड़, ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़, टीप के लिखोगे क्या, गड़बड़, बड़बड़ाना, ऊट पटांग, ऊट पटांग, खुरपा आदि। अगला लिखिए, विदेशी या विदेशज, विदेशी या विदेशज, विदेशी या विदेशज, विदेशी या विदेशज। और इसमें लिखो हिंदी, संस्कृत व क्षेत्रीय भाषाओं के, हिंदी, संस्कृत व क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को छोड़कर,
हिंदी, संस्कृत व क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कारणों से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे क्या कहलाएंगे? विदेशी। क्या कहलाएंगे? विदेशी कहलाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? पुनः बोल रहा हूं, हिंदी, संस्कृत व क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कारणों से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे क्या कहलाते हैं? विदेशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशी कहलाते हैं। जैसे कॉलेज, हॉस्टल, डॉक्टर। हिंदी, ये हिंदी शब्द भी हिंदी का नहीं है, फारसी भाषा का है दोस्तों। हिंदी, हाँ, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। ये शायद मैंने बताया भी था आपको। आरोग्य, परिवार और फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल ठीक है। और लिखिए, डेगची, चम्मच, चाय, चीनी। डेगची, चम्मच, चाय, चीनी। अभी कल परसों एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेट जेआरएफ का पेपर हुआ हिंदी विषय का, जो पीएससी के लिए प्री माना जाता है एक प्रकार से। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफाई एग्जाम होता है, उसमें एक शब्द पूछा गया था, तौलिया शब्द। टावल नहीं होता क्या? टावल, उसका अर्थ हम सोचते हैं तौलिया, तो हिंदी का होगा नहीं। तौलिया भी विदेशी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तौलिया। ये पूछा गया है, कल परसों के पेपर की बात बता रहा हूं, तौलिए। ठीक है, अब इसमें भी नोट लगाओ, यानी कि विशेष महत्वपूर्ण 4-5 बातें लिखनी है। वो लिखिए, महत्वपूर्ण 4-5 बातें लिखिए। पहली बात लिखना, नंबर 1, वे शब्द जिनका अंग्रेजी उच्चारण ही उनके अर्थ के रूप में माना जाता है। वे शब्द जिनका अंग्रेजी उच्चारण ही उनके अर्थ के रूप में माना जाता है। वे शब्द जिनका अंग्रेजी उच्चारण ही उनके अर्थ के रूप में माना जाता है, वो विदेशी होंगे। वे शब्द जिनका अंग्रेजी उच्चारण ही उनके अर्थ के रूप में माना जाता है, क्या होंगे? विदेशी होंगे। अगला बिंदु, विदेशी स्वर। विदेशी स्वर कौन सा है? कोष्टक में लिख देना, ये रहा अर्धचंद्र बिंदु ओ। विदेशी स्वर व विदेशी व्यंजन, ये रहे पांचों। विदेशी स्वर व विदेशी व्यंजनों के विदेशी स्वर व विदेशी व्यंजनों के योग से बने शब्द। विदेशी स्वर व विदेशी व्यंजनों के योग से बने शब्द भी क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। विदेशी स्वर, अर्धचंद्र बिंदु और विदेशी व्यंजन 5 हैं। क, ख, ग, ज, फ। ज नहीं ज, ज नहीं ज, फ नहीं फ। हवा बाहर ज्यादा आनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये संघर्षी वर्ण होते हैं, अरबी फारसी के हैं। तो विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन के योग से बना शब्द भी क्या होगा दोस्तों? विदेशी ही होगा। ठीक है, अंतिम लिखो, संकर शब्द। यह आपके सिलेबस में नहीं है, बता देता हूं क्या होता है, जानो इसके बारे में। 5वां प्रकार, संकर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर प्रकार कितने होते हैं? 5। पाठ्यक्रम में कितने हैं हमारे? 4। 5वां भी पढ़ना है। 5वां क्या होता है, जानो इसके बारे में। बिल्कुल हक है हमारा, लेके रहेंगे, है ना, अपना हक से मांगो। इस संकर शब्द का एक आपको युग्म शब्द बता रहा हूं पहले, तो मैंने संधि में भी चर्चा में लिया था, याद आया? संकर दंत्य सकार से भी लिखा जाएगा और तालव्य सकार से भी लिया जाएगा। संकर युग्म शब्दों में पूछा जाता है, अर्थ क्या होगा? यदि तालव्य सकार वाला पूछे तो उसका अर्थ होता है शिव, और यदि दंत्य सकार आए तो उसका मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है, जान गए? अब इस संकर शब्द का मतलब क्या होता है, दूसरे शब्दों में समझो। रिमिक्स तो सुना हुआ है, रिमिक्स गाने सबका शौक होता है सुनना, उनमें क्या बेस आवाज अच्छी आती है ना। रिमिक्स गानों में होता क्या है, धुन अलग गाने की है, बोल अलग गाने के हैं, ऐसा ही तो होता है। रिमिक्स गाने किसे कहा जाता है? जैसे कोई भी पश्चिमी धुन हो या कोई भी फिल्मी गाने की धुन होती है और उसी धुन पर हम राजस्थानी गाने के बोल निश्चित कर देते हैं। समझ में तो आ रहा है? बहुत सारे देवताओं की झांकियों के, देवी देवताओं की झांकियों के जो गीत बने होते हैं, जो भजन बने होते हैं, वो फिल्मी धुनों पे बने होते हैं और राजस्थानी बोल होते हैं। सुना है या नहीं सुना? ऐसे गानों को नाम क्या दे दिया? रिमिक्स। क्यों? क्योंकि उनमें धुन और बोल दोनों राजस्थानी के भी नहीं है और धुन और बोल दोनों
फिल्मी के भी नहीं है, बल्कि दो के मिश्रण का है। मिश्रण का मतलब ही तो संकर होता है। कैसे समझो, एक बीज होता है, जैसे अभी खरीफ की फसलों की बुआई की, हमने कहते हैं क्या कि संकर बाजरा बोया है। कौन सा बाजरा? संकर बाजरा। संकर बाजरा क्या है? जो देसी बाजरे का दाना था, कृषि वैज्ञानिकों ने उसे रासायनिक तत्वों से उपचारित किया और उस दाने की एक नई पीढ़ी प्राप्त कर ली, जो मूल दाने से आकार में बड़ी है। उपचारित करने के बाद उसे ऐसे उपचार में रखा गया कि वह बीज वापस से सिकुड़ता नहीं है और उससे प्राप्त पीढ़ियों को दाने का नाम दिया गया संकर दाना, हाइब्रिड बीज। याद आ रहे हैं ना? उत्तम संतति, उच्च पीढ़ियां। ठीक उसी प्रकार से अब इसमें बीज तो कौन सा था? देसी, और इलाज कौन सा किया? रासायनिक, अर्थात इलाज कौन सा हो गया? विदेशी। तो एक अलग दूसरा अलग, दोनों के योग से बना दिया क्या? संकर। अब मैं संकर शब्द के लिए बोल रहा हूं कि एक शब्द तो अलग भाषा का हो और दूसरा शब्द अलग भाषा का हो, दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो नया शब्द बना के नहीं बना। परिभाषा के शब्दों में सुनिए, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर कोई नया शब्द बना दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? संकर कहा जाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है इसका, शब्द आता है अग्निबोट। सुना है ना? अग्निबोट। अग्नि अर्थ होता है आग, अग्नि शब्द है संस्कृत का जो कि तत्सम है। आग इसका तत्व होता है, बोट भी और बोट मानी नाव। ये कौन सी भाषा हो गई? अंग्रेजी। अब सुनो, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के शब्दों को जोड़कर मैंने एक नया शब्द बना दिया। अब मैं इसे पूरा अंग्रेजी का भी नहीं कह सकता, संस्कृत वाला दुखी हो जाए। इसका अस्तित्व खत्म थोड़ी करना है, नहीं कर सकते। इसे पूरा संस्कृत का भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अंग्रेजी भी है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें आधा शब्द अलग भाषा का है और आधा शब्द अलग भाषा का है, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना दिया जाए तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? लिख लीजिए, पाठ्यक्रम में नहीं है फिर भी एक लाइन में लिख दो। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाया गया नया शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाया गया नया शब्द संकर कहलाता है। जैसे अग्निबोट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। एक आता है नेक चलन, फारसी और हिंदी, नेक चलन, नेक चलन सही चलन, नेक चलन। एक आता है नेक नियत, नेक नियत, नेक चलन, नेक नियत आदि। ये कुछ बातें थी जो शब्दों की कौन सी थी? उत्पत्ति। शब्दों का कौन सा प्रकार था? उत्पत्ति। पहला, कितने प्रकार होते हैं? 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब दूसरा आधार आता है कौन सा? व्युत्पत्ति। हेडिंग डालिए, व्युत्पत्ति। इसी के अर्थ में सुनो, अब क्या है? व्युत्पत्ति लिख के छोड़ो, पहले इसका अर्थ तुम समझो है क्या चीज। अभी अभी हमने जाना है क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, व्युत्पत्ति का मतलब होता है व्युत्पन्न होना। सर उत्पन्न व्युत्पन्न एक जैसे ही लग रहे हैं, एक जैसे ही लग रहे हैं ना? अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं क्या? व्युत्पन्न का मतलब होता है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज की बनावट। क्या होती है? उसकी संरचना होती है। अंग्रेजी में आप इसको स्ट्रक्चर कहते हो या रचना कह सकते हो। उदाहरण से समझो, जैसे जल है, जल, जल की उत्पत्ति की बात करें तो जल हमें पैदा कहां से हो रहा है? स्रोत कहां है जल के? तो आप कह दोगे नदी, सागर, महासागर है, वर्षा। इससे हमें जल प्राप्त हो रहा है, तो ये तो क्या है? जल की उत्पत्ति। ये तो क्या है दोस्तों? जल की उत्पत्ति। लेकिन मैं पूछूं जल की बनावट क्या है, तो आप तुरंत कह दोगे H2O। समझ में आया कि नहीं आया? शब्द बनते कैसे हैं वो चीज अलग है, शब्द पैदा कैसे हो रहे हैं वो चीज अलग है। हिंदी में शब्द कहां से पैदा हुए? कुछ संस्कृत से आ गए, कुछ बदल गए, कुछ लोकल भाषाओं के आ गए, कुछ विदेशी भाषाओं के आ गए और कुछ जुड़ के बन गए। तो वो तो थी उनकी उत्पत्ति। अब आती है शब्दों की संरचना, शब्दों की बनावट, शब्दों की रचना, यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, जानना बेहद आवश्यक है समास और उपसर्ग प्रत्यय के लिए। हेडिंग डाल दीजिए, व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना या रचना। ये पर्याय शब्द हो गए। जरूरी थोड़ी है परीक्षा में चंद्रमा का पर्यायवाची पूछे, ये भी तो पूछ सकता है। रचना का पर्यायवाची बताओ, ये सारे रचना के पर्यायवाची हैं। संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति। ठीक है, देखिए व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होंगे दोस्तों? केवल 3 हैं। केवल कितने होंगे? 3। व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होंगे? 3 होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है क्या? रूढ़ शब्द। सबसे पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। नंबर 2 पे आता है दोस्तों यौगिक शब्द, और तीसरा या अंतिम आता है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। तीसरा या अंतिम क्या आता है? योग रूढ़ शब्द। बात आती है रूढ़ किसे कहेंगे? देखो, रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निश्चित। उदाहरण से समझो इसको, मेरे हाथ में क्या है? आप कहोगे सर पेन है, ठीक है। हम देख क्या रहे हैं? बोर्ड। क्या देख रहे हैं दोस्तों? बोर्ड को देख रहे हैं। आपके हाथ में है अभ्यास पुस्तिका। अब मैं कहूं कि क्या है? दीवार, छत, पंखा। सुनो ना, मेरा प्रश्न क्या है? इसे ही छत क्यों कहा? इसको कह दो ना, इसे दीवार नहीं, मैं इसे पेन कह दूं, क्यों नहीं कह सकता? क्यों
क्यों नहीं कह सकते? नहीं समझ में आया। इसे पेन क्यों कहते हो? इसे रोटी बोल दो। क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई कौन से संविधान के अनुच्छेद में ऐसा लिख दिया गया कि इसे पेन कहोगे? नहीं कहा ना किसी ने। किसने कहा बताओ कि इसे पेन कहा जाएगा? किसी ने नहीं कहा। ये हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया कि पेन शब्द इसके लिए क्या कर दिया? निश्चित। जो लेखन के काम आता है, लिखने के काम आता है, उसे लेखनी कह दिया। काम के अनुसार उसका अर्थ जोड़ दिए और उसी से उसका नाम है। उदाहरण से समझना, हमारे घर में 3 विद्यार्थी हैं, 3 बालक हैं, हम 3 भाई बहन हैं, राम, श्याम और राधा। राम, श्याम और राधा। अब घर के 3 सदस्य हो गए, राम, श्याम, राधा। आप कभी राम को श्याम बोल दो, कभी श्याम को राधा बोल दो। देखिए बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि राम एक अलग के लिए निश्चित हो चुका, श्याम अलग के लिए निश्चित हो चुका, राधा दीदी के लिए निश्चित हो चुका। समझ में आया कि नहीं आया? तो रूढ़ का मतलब निश्चित होता है। किसी चीज के लिए कोई नाम फिक्स कर देना क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। ये इस शब्द का अर्थ हो गया। अब समझ में आ गया कि इस चीज को पेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेन नाम इसके लिए निश्चित हो गया है, रूढ़ हो गया है। समझ में तो आ रहा है? इसका एक कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन परिभाषा की बात है कि रूढ़ शब्द क्या होंगे। तो ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता हो, निश्चित अर्थ होता हो और जो टूटते नहीं है, यानी कि जिनका विच्छेद नहीं कर सकते, जिनका विच्छेद नहीं कर सकते। विच्छेद कैसे होता है वो सुनिए। विच्छेद किसका कर सकते हो? जो जुड़ता है, तोड़ा उसी को जा सकता है। समझ में आया? हम किस शब्द को तोड़ सकते हैं? जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है। और जुड़ता कितने प्रकार से है? 4 प्रकार से है। हिंदी में हम नया शब्द बनाने के 4 तरीके अपनाते हैं। कितने तरीके अपनाते हैं? 4, जिन्हें कहा जाता है शब्द संगठन की इकाइयां। शब्द संगठन की इकाई कही जाती है और कितनी होती है दोस्तों? 4। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हमारे चारों पाठ्यक्रम में है। ये शब्द संगठन की इकाइयां हैं। हिंदी में आपको नया शब्द बनाना हो तो आप इन 4 तरीकों से बना सकते हो। संधि से भी नया शब्द बनता है, समास से भी नया शब्द बनता है, उपसर्ग से भी नया शब्द बनता है और प्रत्यय से भी नया शब्द बनता है। संधि से जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं विद्या, शिक्षा है। आलय का मतलब घर, और शिक्षा के लिए जो घर होता है उसे विद्यालय कहा, संधि से बनाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समास, समास में जैसे पान खाद्य वस्तु है और उसके आगे जोड़ दिया वाला। पान वाला शब्द होता है व्यक्ति, जबकि पान एक खाद्य पदार्थ था। समझ में आ रहा है? थाना एक जगह होती है, पुलिस थाना। ठीक है, इसके आगे मैं दार जोड़ करके समास बना रहा हूं। थाने का दार, तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे। तो थाने का दार अर्थात शब्द बोल दिया थानेदार, समास से बना लिया। इसी में मैंने प्रत्यय जोड़ा है दार, तो प्रत्यय से बना है। समझ में आ रहा है? मेरे पास शब्द है हार और इसके आगे मैं जोड़ता हूं प्रति। हार तो गले का और प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, चौकीदार जिसे आप कहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात शब्द संगठन की कितनी इकाइयां होती हैं? 4। रूढ़ शब्द क्या होगा? अब सुनो, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है और जिन्हें तोड़ नहीं सकते। तोड़ किसे नहीं सकते? जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं हो, उसे तो नहीं तोड़ सकते। यदि संधि का है तो संधि विच्छेद होगा, समास का है तो समास विग्रह हो जाएगा, उपसर्ग है तो उपसर्ग काट निकालेंगे और प्रत्यय तो प्रत्यय निकाल देंगे। मैं कहूं जिस शब्द में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होता, वो क्या होता है? रूढ़ होता है। अब बताओ, एक भी उदाहरण याद करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। ऐसा शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं हो, वो कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द होगा। अब एक उदाहरण भी मत रटो, हजारों उदाहरण आपके सामने आ जाएंगे, आप निकाल सकते हो। पेन, अब बताओ ये कैसा शब्द है? इसमें कोई संधि है क्या? नहीं है। कोई समास है क्या? नहीं है। कोई उपसर्ग है क्या? नहीं है। कोई प्रत्यय है क्या? नहीं है। कैसा शब्द होगा? रूढ़ होगा। समझ में आया? वे शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होता, रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। आगे बढ़ता हूं, यौगिक। इसकी रूढ़ शब्द की शब्द से परिभाषा यदि पूछ ली जाए तो वो भी सुन लो कि निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता रूढ़ होते हैं। अर्थात इन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होता। ठीक है, आती है बात यौगिक शब्द की। नाम को पहचानो, यौगिक। तो योग होकर क्या हो रहे हैं? इक हो रहे हैं। प्रत्यय जहां भी जुड़ता है वो का, के, की का अर्थ देता है। अर्थात योग के बने हुए शब्द, जुड़कर बने हुए शब्द। और भाई जाहिर सी बात है, जो शब्द जुड़ के बने हैं तो जुड़ने से पहले कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। कम से कम कितने होंगे? 2। 2 से ज्यादा तो कितने भी हो, तो कम से कम कितने हैं? 2 हैं। अब एक बात बताओ, कोई शब्द यदि हम जोड़कर बना रहे हैं तो उसे तोड़ सकते हैं या नहीं? तोड़ सकते हैं। और तोड़ेंगे तो बताओ ये चारों में से कोई सा तरीका अपनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? परिभाषा की बात आती है, जुड़ते कौन से हैं? तो देखो, यदि 2 रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाए, 2 रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाए तो परिणाम प्राप्त होगा, उसे यौगिक कहेंगे। अब यौगिक शब्द को हम तोड़ेंगे तो बताओ प्राप्त पदों का अपना अपना अर्थ होगा या नहीं होगा? पुनः सुनिए, यौगिक शब्द बनता है 2 रूढ़ शब्दों के योग से। रूढ़ शब्द होते हैं निश्चित अर्थ वाले, मतलब इसका भी अर्थ निश्चित है, इसका भी अर्थ निश्चित है। जुड़ करके नया शब्द बनाया, उसको क्या कहा? यौगिक। परिभाषा क्या हो गई? 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक कहा जाता है। अब मेरा प्रश्न है, यौगिक शब्दों को यदि पुनः तोड़ दिया जाए तो प्राप्त जो अपने पास पद होंगे उनका अर्थ निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये रूढ़ है और रूढ़ का अपना अपना अर्थ होता है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? यानी कि यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं और तोड़ने पर अपना अपना अर्थ देते हैं। कौन याद रखे इतनी परिभाषाएं? सीधे समझो, कौन सा यौगिक होगा? समस्त संधियां, समस्त उपसर्ग, समस्त प्रत्यय और समास में केवल एक समास छोड़ना है। कौन सा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि के अलावा समास के 5 भेद हिंदी में जो और रह जाते हैं, तो पांचों तो बहुब्रीहि समास के अलावा समास, सारी संधियां, सारे उपसर्ग और सभी प्रत्यय के उदाहरण कौन से शब्द हैं? यौगिक हैं। बताओ कितने उदाहरण हो गए?
संधियों में जितने भी उदाहरण पढ़े यौगिक हैं, समास में जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे यौगिक हैं, उपसर्ग में जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे यौगिक हैं, प्रत्यय का कोई भी उदाहरण आए यौगिक है। अब मैं कहूं विद्यालय, बताओ कैसा शब्द है? यौगिक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आपके ध्यान में एक सवाल उठ रहा है कि सर बहुव्रीहि क्यों छोड़ा? बहुव्रीहि मैंने भैया योग रूढ़ के लिए छोड़ा है। बहुव्रीहि किसके लिए छोड़ा है? योग रूढ़ के लिए छोड़ा है। यौगिक और योग रूढ़ शब्द दोनों ही रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक और योग रूढ़ शब्द दोनों ही किससे बनते हैं? रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, यौगिक शब्द तो जुड़ के बन गया, योग रूढ़ शब्द देखो योग का मतलब जुड़ के तो बनता है, अन्य के लिए निश्चित भी हो जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ के साथ साथ किसी अन्य के लिए निश्चित हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा लंबोदर, लंबोदर ध्यान दीजिए, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? गणेश जी की। लंबा है उदर जिसका, कौन है यहाँ पे? गणेश जी हैं। अब ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं। लंबा प्लस उदर यह गुण संधि का उदाहरण है। लंबा प्लस उदर गुण संधि का उदाहरण है। संधि के नियम से जांचा तो पता चला समस्त संधियां कौन सी होती हैं? यौगिक। पहली बात से सुनना, योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं, लेकिन इनका अपने मुख्य अर्थ के साथ साथ, ये तो मुख्य अर्थ हो गया, लंबोदर का मतलब लंबा उदर यानी कि बड़ा पेट, इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक अर्थ और होता है। ये अन्य के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग से तो बने और अन्य के लिए निश्चित हो गए, अन्य के लिए रूढ़ हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? योग रूढ़। और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? अन्य के लिए निश्चित होते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास तो पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा? योग रूढ़ में। बहुव्रीहि के अलावा सारे समास, समस्त संधियां, समस्त उपसर्ग और समस्त प्रत्यय किसमें आएंगे? यौगिक में। और जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं होता वो क्या होता है? रूढ़ होता है। फिर एक प्रश्न सुनिए, इस शब्द में संधि का नियम भी लग गया और बहुव्रीहि समास भी हो गया। संधि के नियम की बात माने तो जवाब होना चाहिए था यौगिक, और मैंने बता दिया इसमें कौन सा? योग रूढ़। पुनः सुनिए, यदि कोई शब्द संधि का उदाहरण है और उसमें बहुव्रीहि समास हो, यदि कोई शब्द संधि का उदाहरण है और उसमें बहुव्रीहि समास हो, तो ऐसे शब्दों को केवल समास के नियम से जांच लेंगे और जवाब कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? अब तुलनात्मक दृष्टि से पुनः देख लीजिए, एक मिनट में सारी चीज पुनः दोहरा देता हूं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने? 3। कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ और योग रूढ़। ध्यान दीजिए अंतर क्या है इसमें, तो आ गई क्या? संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुव्रीहि के अलावा, ये वाली बात याद रखनी है दोस्तों, बहुव्रीहि के अलावा सभी समास। इसमें केवल क्या आएगा? बहुव्रीहि समास। अब क्या होते हैं ये चीजें हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, संधि पढ़ चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय और सारे समास पढ़ेंगे। तो जो भी संधियों के उदाहरण थे, जो उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण है, तथा बहुव्रीहि के अलावा सारे समासों के उदाहरण तो कौन से शब्द हैं? यौगिक। बहुव्रीहि समास कौन सा है? योग रूढ़। और जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय कुछ नहीं होता वो क्या होता है? रूढ़ होता है। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? अब इसे 3 लाइनों में लिख भी देते हैं, शीघ्रता से लिखो, पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया। एक भी उदाहरण नहीं लिया मैंने, पूरी बात क्लियर होगी। हजारों की संख्या में उदाहरण हो चुके, सारी संधियां, सारे उपसर्ग, सारे प्रत्यय, बहुव्रीहि के अलावा सभी समास तो यौगिक। अकेला बहुव्रीहि समास किसमें आ गया? योग रूढ़ में। और जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होता वह क्या है? रूढ़ है। वह क्या है? रूढ़ शब्द। लिखिए अब रूढ़ शब्द में लिखो, पहला रूढ़ शब्द है ना, हेडिंग तो डाल रखी थी ना आपने। हाँ, व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं? 3। पहला लिखो रूढ़, और इसमें लिखिए वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है तथा जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने का मतलब कोष्टक में लिख देना, विच्छेद नहीं किया जा सकता। वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, रूढ़ होते हैं। अर्थात अब ये काम की बात लिखवाऊंगा, अर्थात के बाद बहुत काम की बात है, आपको यही ध्यान रखनी है। अर्थात जिन शब्दों में, अर्थात जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय, पुनः बोल रहा हूं, जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं हो, संधि भी नहीं होगी, समास भी नहीं होगा, उपसर्ग भी नहीं होगा और प्रत्यय भी नहीं होता, रूढ़ शब्द होते हैं। जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ ना हो, रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है। नंबर 2, यौगिक शब्द। अब उदाहरण लिखवाना बाकी तो नहीं रह गया, अब तो जांच लोगे ना? हाँ। दूसरा लिखिए दोस्तों यौगिक शब्द, और इसमें लिखो दो रूढ़ शब्दों के योग से, दो रूढ़ शब्दों के योग से, दो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द, तो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। दो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक होते हैं। इन्हें तोड़ने पर प्राप्त पदों का, इन्हें तोड़ने पर
प्राप्त पदों का अपना अपना अर्थ निकलता है। इन्हें तोड़ने पर प्राप्त पदों का अपना अपना अर्थ निकलता है। दो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक होते हैं। इन्हें तोड़ने पर प्राप्त पदों का अपना अपना अर्थ निकलता है। अर्थात अब काम की बात आ गई। अर्थात समस्त संधि, कोमा, उपसर्ग, प्रत्यय, समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, व बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द, पुनः बोल रहा हूं, समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय व बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द, बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द यौगिक होते हैं। ठीक है। तीसरा लिखो योगरूढ़ शब्द। तीसरा लिखिए योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, और इसमें लिखो, सुनिए क्या लिखना है एक बार सुनो। इसकी मैं परिभाषा ऐसे लिखवा सकता हूं क्या कि इन शब्दों का निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह ही होता है। कैसे हुआ? दो रूढ़ शब्दों के योग से। यहां तक की बात दोनों की समान हो गई। अब अंतर क्या होगा वो लिखेंगे क्या कि लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक अर्थ और निकलता है, एक अन्य अर्थ और निकलता है। अर्थात बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण क्या होंगे? योगरूढ़ हो जाएंगे। ठीक है। लिखिए इन शब्दों का निर्माण भी, इन शब्दों का निर्माण भी, इन शब्दों का निर्माण भी कैसे होगा दोस्तों? यौगिक शब्दों की तरह ही होता है। इन शब्दों का निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह ही होता है। क्वेश्चन लिख दीजिए दो रूढ़ शब्दों के योग से। दो रूढ़ शब्दों के योग से पता चल गया ना कैसे होता है? दो रूढ़ शब्दों के योग से होता है। इन शब्दों का निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह ही होता है, अर्थात दो रूढ़ शब्दों के योग से। ठीक है। लेकिन लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ, लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ सांकेतिक अर्थ और निकलता है। ये काम की बात है। लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ सांकेतिक अर्थ और निकलता है। लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक अर्थ और निकलता है। लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ सांकेतिक अर्थ और निकलता है। अर्थात बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण शब्द, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण शब्द क्या होंगे दोस्तों? योगरूढ़ होते हैं। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? मतलब बहुव्रीहि समास है तो योगरूढ़, बहुव्रीहि के अलावा सारे समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय है तो कौन सा होगा? यौगिक। और जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होता वो क्या होगा? रूढ़। एक महत्वपूर्ण इसमें विशेष लिखिए, नोट डाल के विशेष लिखिए, विशेष तथ्य यानी कि नोट डाल देना, अंग्रेजी में उसको हिंदी में लिखते हैं विशेष। यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में संधि व बहुव्रीहि समास दोनों नियम लागू हो, यदि किसी शब्द में संधि व बहुव्रीहि समास दोनों नियम लागू हो, यदि किसी शब्द में संधि व बहुव्रीहि समास दोनों नियम लागू हो, तो उसे कौन से नियम से जांचेंगे बताओ? समास के नियम से जांचेंगे। लिखिए तो उसे समास के नियम से जांचेंगे, तो उसे समास के नियम से जांच लेंगे, अर्थात बहुव्रीहि समास के नियम से जांच लेंगे। मतलब संधि और समास दोनों नियम लग जाए तो उसको समास के अकॉर्डिंग देखो। बहुव्रीहि है तो योगरूढ़ होगा, बहुव्रीहि नहीं है इसके अलावा चाहे कोई सा भी हो तो यौगिक ही होगा। ठीक है। अब लिखिए तीसरा आधार, छोटा सा है 5 मिनट का। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द प्रकार। क्वेश्चन लिख दीजिए दो। कितने प्रकार होंगे दोस्तों? दो प्रकार होंगे। अब सुनो ये दो की कहानी क्या है, दो की कहानी क्या है, ध्यान दीजिए। अर्थ के आधार पर अगर आप जैसे गाइड वगैरह पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, सीधे तो हमें क्या मिलते हैं? अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, युग्म, पर्यायार्थी। लेकिन दोस्तों मूल प्रकार कितने होते हैं? केवल दो। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होंगे? दो ही प्रकार होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों सार्थक शब्द और एक होता है दोस्तों निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? दो हैं। एक तो है सार्थक और एक क्या है? निरर्थक। सार्थक क्या होगा, निरर्थक क्या होगा, ये सुनिए, लिखो मतलब एक बार जांचो इसको, बहुत बढ़िया चीज है। यहां से आपके सिलेबस का बिंदु निकल के आएगा। देखो कैसे, सार्थक में है से प्लस अर्थ और निरर्थक में है निर प्लस अर्थ। से का मतलब अभी हमने पता लगाया था कि क्या निकलता है? सहित। और निर का अर्थ होता है रहित। निर का मतलब क्या होता है? रहित। वे शब्द जो अर्थ के साथ होते हैं यानी कि जिनका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं?
सार्थक, और वे शब्द जो अर्थ रहित हैं अर्थात अर्थ के बिना हैं वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक। अब निरर्थक बोलते ही आपके जहन में एक बात सवाल आ रहा है कि सर आपने शब्द की परिभाषा में ये बताया था कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो या वर्णों का ऐसा योग जिनका अर्थ निकलता है उसे ही शब्द कहा जाएगा। यदि वर्णों के योग का कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे शब्द ही नहीं कहा जाता। ये मैंने कहा था कि नहीं? शब्द की परिभाषा क्या कहती है? पुनः सुनिए कि वर्णों का सार्थक योग होगा तो ही शब्द है। यदि वर्णों के योग का कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द भी नहीं है। और यहीं पर मैं कह रहा हूं कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक तो होना ही नहीं चाहिए ना। बात करें परिभाषा की तो निरर्थक तो कोई शब्द ही नहीं है, फिर भी ये हिंदी में क्यों आया? वजह जानो। भ्रमवश या भाषा को हम शीघ्रता से प्रयोग में लेते समय बहुत बार क्या करते हैं, सार्थक शब्दों के साथ ऐसा शब्द प्रयोग में ले लेते हैं जिसका उस वाक्य में होना या न होना कोई मायने नहीं रखता है। पुनः सुनिए, भाषा को हम शीघ्रता से प्रयोग में लेते हैं। कोई लाइन जल्दी बोलना चाहते हैं और सार्थक शब्द के साथ एक ऐसा शब्द बोल दिया, सार्थक शब्द के साथ एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसका वाक्य में होना या न होना कोई मतलब नहीं रखता। जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, वो जैसे ही उठकर जाने के लिए उद्यत हुए, मतलब तत्पर होते हैं, जाना चाहते हैं, तैयार होते हैं, और पिताजी पुनः बोल देते हैं कि रुकिए, चाय वाय पीकर जाना, चाय वाय पीकर जाना। अब ध्यान दीजिए, जल्दी से बोलना था, अरे चाय वाय पीकर जाना भाई, चाय वाय पीकर जाना। चाय का मतलब तो एक गर्म पेय पदार्थ है, चाय का मतलब तो कोई गर्म पेय पदार्थ का नाम हो गया। यहाँ पर वाय का मतलब क्या होता है बताएंगे आप? पानी नहीं। वाय का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। ये शीघ्रता से बोला गया वह शब्द है जिसका इस वाक्य में होना या न होना कोई मतलब नहीं रखता। आप चाहे तो मेहमान को ऐसे भी बोल सकते हैं, चाय पीकर जाना, रुको चाय पीकर जाना। बात तो समझ में आ जाती है कि चाय की बात कह रहे हैं, चाय वाय पीकर जाना, तो भी वही समझेगा कि चाय पीकर जाना। अर्थात भाषा को शीघ्रता से प्रयोग में लेने के कारण हम क्या करते हैं, भ्रमवश सार्थक शब्द के साथ ऐसा शब्द प्रयोग में ले लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई वजूद या अस्तित्व नहीं है। अब ध्यान देना, इनका न तो कोई अर्थ होता है न कोई अस्तित्व होता है। इसका मतलब होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। अब एक मेरा प्रश्न है, सार्थक शब्दों को हम अकेला बोल सकते हैं, जैसे चाय पीकर जाना बोल दिया, क्या निरर्थक शब्द को अकेला बोल सकते हो? वाय पीकर जाना, मेहमान रुकता पर अब नहीं रुकेगी, पता नहीं आज क्या पिलाएंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात वे शब्द जिनका कोई अर्थ और अस्तित्व नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। ये केवल भ्रांतिवश, भ्रमवश या शीघ्रतावश भाषा में आ जाते हैं। एक बात इनकी और ध्यान रखनी है, इन्हें स्वतंत्र प्रयोग में नहीं ले सकते। ये सदैव सार्थक शब्दों के बाद में, इनके ठीक बाद में ही प्रयोग में होंगे। ऐसे नहीं चाय पीकर वाय जाना, जस्ट बाद में ही काम में लोगे। ये सदैव सार्थक शब्दों के साथ इनके ठीक बाद ही प्रयुक्त होते हैं। इनको ऐसे भी नहीं बोल सकते वाय चाय पीकर जाना। मैं आपको आते ही कहूं भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का मतलब तो अध्ययन से संबंध था, वो पढ़ाई क्या थी, घर पे लड़ना नहीं, अन्य कार्य करना नहीं। भाषा को शीघ्रता से बोलने के कारण सार्थक शब्दों के साथ हम ऐसा शब्द प्रयोग में ले लेते हैं जिसका कोई अर्थ और अस्तित्व नहीं होता, वो क्या कहलाता है, निरर्थक। अब जो सार्थक शब्द हैं इनका अपना अर्थ होता है, ये अकेले भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ये स्वतंत्र भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब जो सार्थक शब्द हैं इनकी विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जिसमें आपके आता है क्या, विलोम, जिसमें आपके क्या आता है पर्याय, जिसमें आपके आता है एकार्थी, जिसमें आता है आपका अनेकार्थी, जिसमें आता है आपका युग्म शब्द। मूल शब्द के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम। ये आपको खुद को पढ़ने के होंगे, आपको मैटर उपलब्ध ई-उत्कर्ष ऐप पर जो भी आपको नोट्स देने का प्रारूप या फॉर्मेट जो तरीका है उस तरीके से मिलेंगे। पर्यायवाची, मूल शब्द के बराबर अधिकार रखने वाला दूसरा शब्द क्या कहलाता है, पर्यायवाची कहलाता है। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी कहा जाएगा, और वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अर्थात यमक अलंकार की तरह, जानते हो ना यमक अलंकार की तरह, अंश लिख दिया, अंश, अंश का मतलब भाग भी है, अंश का मतलब कंधा भी है, समझ में आ रहा है? जैसे अंक, अंक मतलब गणित की संख्या भी है, अंक मतलब गोद भी होता है, आंचल भी होता है, समझ में आ रहा है? एक नाटक का दृश्य भी होता है। तो वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो वो अनेकार्थी, और वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो एकार्थी। युग्म का मतलब होते हैं समूह में आए शब्द, जोड़े से शब्द आते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो होता है क्या, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक, और एक होता है समोच्चारित भिन्नार्थक। समोच्चारित अर्थात जिनका उच्चारण समान होता हो, अर्थ भिन्न होता है, वो तो होते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक। और वे शब्द जिनका जो सुनने में समान लगे, श्रुति सम, सुनने में समान लगे, अर्थ भिन्न होता है, दोनों को कहा जाता है क्या, युग्म शब्द। ये अर्थ के आधार पर जो आपके सार्थक के रूप होते हैं वहां आते हैं। गाइडें क्या करती हैं, अर्थ के आधार पर सीधे आपको यहाँ ले आती हैं, ये चीज बताती ही नहीं है। अब पता चल गया दोस्तों कि हमारे बिंदु को कहां से जोड़ रहे हैं। हेडिंग डाल रखी है, अर्थ के आधार पर शब्द प्रकार। पहला लिखिए सार्थक, शीघ्रता से लिखेंगे थोड़ा सा, इस बिंदु को पूरा करना है लंच से पहले। देखो, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है तथा जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तथा जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त किए जा सकते हैं,
वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है तथा जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, कोमा लगाओ, सार्थक कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण नहीं लिखना, उदाहरण सार्थक और निरर्थक एक सारणी के रूप में लिखेंगे। नई लाइन से इसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ बदल के लिखो। विलोम, विलोम कोमा पर्यायवाची, विलोम पर्यायवाची एकार्थी, विलोम पर्यायवाची एकार्थी, अनेकार्थी व युग्म शब्द इसी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। विलोम पर्याय एकार्थी अनेकार्थी युग्म शब्द इसी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है भाई, अब लिखिए निरर्थक शब्द। अब लिखिए निरर्थक शब्द। पुनः बता देता हूं दोस्तों, सार्थक और निरर्थक डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, केवल पर्याय विलोम एकार्थी अनेकार्थी तक पहुंचने के लिए हमने इनको पढ़ा है। ठीक है, लिखिए निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका अपना, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ और अस्तित्व नहीं होता, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ और अस्तित्व नहीं होता, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ और अस्तित्व नहीं होता, जो केवल सार्थक शब्दों के साथ, जो केवल सार्थक शब्दों के साथ इनके ठीक बाद प्रयुक्त होते हैं। पुनः बोल रहा हूं, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ व अस्तित्व नहीं होता, जो केवल सार्थक शब्दों के साथ इनके ठीक बाद प्रयुक्त होते हैं, जो केवल सार्थक शब्दों के साथ इनके ठीक बाद प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इन्हें अकेले प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात इन्हें अकेले प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, निरर्थक कहलाते हैं। अब सुनिए, अब एक बार बोर्ड पर देखिए दोस्तों, आपको एक तरफ तो लिखना है सार्थक और एक तरफ क्या लिखना है निरर्थक। मैं जो बताना चाहता हूं उस चीज को नोट करना, मतलब समझना। नोट करने का मतलब यहां लिखने से नहीं है, समझना। क्या सार्थक में मैंने लिखा चाय, इसका निरर्थक क्या होता है वाय, खाना वाना, रोटी वोटी, पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई वढ़ाई। काम में वाम भी बोलते हैं और काम को धाम भी बोलते हैं, काम धाम नहीं है क्या। ठीक है, या धाम का मतलब वास्तविक स्थान होता है, धाम का मतलब होता है कोई जगह, लेकिन काम धाम का मतलब यहाँ स्थान से इसका कोई मतलब नहीं लिया जाएगा। जैसे आपको कोई काम धाम नहीं है क्या, काम का मतलब तो कोई कार्य है और धाम का मतलब जगह, यहाँ जगह से मतलब नहीं है। यहाँ काम के संदर्भ में धाम शब्द निरर्थक होगा, काम के संदर्भ में धाम शब्द क्या होगा निरर्थक। महत्वपूर्ण बात जो हमें लिखने की है वो क्या होगी, महत्वपूर्ण बात जो हमें लिखने की है क्या, कि अधिकांश निरर्थक शब्दों का आरंभ, अधिकांश निरर्थक शब्दों का आरंभ, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सुनो दोस्तों, ये निरर्थक शब्दों का आरंभ सार्थक शब्द के, सार्थक शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर कौन से वर्ण से होता है, स्थान पर वह वर्ण से होता है। कुछ समझ में आया क्या, वह वर्ण से होता है। यह बात महत्वपूर्ण है। च की जगह वह कर दिया, ख की जगह वह कर दिया, रे की जगह वह कर दिया, पे की जगह वह कर दिया। अर्थात अधिकांश निरर्थक शब्दों की शुरुआत किससे होती है, सार्थक शब्दों का जो पहला वर्ण होता है ना, उसकी स्थान पर कौन सा वर्ण से होता है, वह से आरंभ होता है। इसे आप ऐसे की ऐसे उतार दीजिए, इसे आप जैसा है ठीक उसी प्रकार से लिख दीजिए, और इसके बाद आपका मध्य अंतराल और फिर हेडिंग डालना। दोस्तों इसके बाद हेडिंग डालना बहुत अच्छा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा, विकार, रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द प्रकार। सबसे बड़ा और हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसकी बात करते हैं ब्रेक